नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पास किया गया है, जिसके माध्यम से महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। 33% के रिजर्वेशन महिलाओं को इस बिल के माध्यम से पार्लियामेंट में दी जाने वाली है। इस बिल को 128th अमेंडमेंट के अंदर लाया गया है। ये काफ़ी खुशी की बात है कि महिलाओं को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन की, कि वुमेन्स रिजर्वेशन के बीच कब बोए गए, राजीव गांधी जी का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, देवे गौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा और अंततः नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को पास किया है। तो ये पूरी की पूरी जो जर्नी है, इस जर्नी को हम अच्छे से देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आज दिन तक क्या वो कारण है जिसके वजह से महिलाओं की इतनी रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलती है पार्लियामेंट में। 5 से 6 मुख्य कारण है जिनको हम देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि अब ये चैलेंजेस क्या हैं। जब हम महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो असल में महिलाएं ग्राउंड जीरो में वो कैसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं जिसको ख़त्म करने के लिए, टैकल करने के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दें, ताकि वो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें और जो एक्चुअल में ग्राउंड जीरो में हमारे देश की महिलाएं, खासकर जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या रूरल एरियाज़ में महिलाएं हैं, जो कुछ चीज़ें फेस कर रही हैं वो उन्हें ना करना पड़े। तो इस वीडियो में हम इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस देखने वाले हैं, सारे फैक्ट्स को हम कवर करेंगे, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वुमेन्स रिजर्वेशन के जो बीज हैं वो राजीव गांधी जी के समय बोए गए थे। जो वुमेन्स रिजर्वेशन का सीट है इलेक्टेड बॉडीज में, वो 1989 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ पे बोए गए थे। यहाँ पे कहा गया था कि रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वहाँ पे महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन दी जाएगी। लोकसभा में इसको पास कर दिया गया, राज्यसभा में यह पास नहीं हो पाया था। उसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा एक बार फिर से ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 72 और 73 इसे री इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे 33% सीटों को रिजर्व करने की बात थी महिलाओं के लिए चेयरपर्सन की पोस्ट में रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में। लोकसभा में ये पास हो गया, राज्यसभा में भी ये पास हो गया और फिर ये लॉ ऑफ द नेशन बना। यही एक कारण है कि हमारे भारत में आज के समय 15 लाख से ज़्यादा इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत में और नगर पालिकाज में, जो कि काफ़ी गर्व की बात है। उसके बाद फिर 12 सितंबर 1996 को देवेगौड़ा जी के द्वारा जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट लीड की जा रही थी, वो सबसे पहले 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आई लोकसभा में। इसका एम था कि महिलाओं को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दी जाए। हालांकि ये बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ था। उसके बाद इसे जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया गया, जिसकी चेयरमैन थी गीता मुखर्जी जी। ये हैं गीता मुखर्जी जी। गीता मुखर्जी जी के द्वारा चेयर की जाने वाली मुखर्जी कमेटी ने दिसंबर 1996 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बाद लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया और ये जो बिल है ये वहीं पे रह गया, लैप्स हो गया। लैप्स होने का मतलब होता है कि वहीं पे बीत जाना। उसके बाद 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एनडीए गवर्नमेंट एक बार फिर 12वीं लोकसभा में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर आई, लेकिन इस टाइम दोबारा से बिल को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद 1998 में लाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 में भी ये बिल आया, उसके बाद 2002 में भी ये बिल आया और फिर 2003 में भी ये बिल आया, लेकिन एक भी बार ये बिल पास नहीं हो पाया। फिर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय यूपीए गवर्नमेंट 1 में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डाला था। तो बेसिकली यूपीए जो है ये ग्रुप है काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। मैंने यूपीए को एक अलग वीडियो में कवर किया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यूपीए कैसे बना और फिर यूपीए का विघटन कैसे हुआ, राइज एंड फॉल ऑफ यूपीए, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी साथ में आई। तो जब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ में आई तो वहाँ पे उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बनाया, यानी कि हमने कुछ एजेंडा सेट किया कि हम ये सारे एजेंडास को पूरा करेंगे। अगर आप हमें आश्वासन देते हैं कि आप इन एजेंडास को पूरा करेंगे, इन विचारधाराओं पे चलेंगे, इन विचारों पे चलेंगे, तो ही हम आपको समर्थन देंगे। तो यहाँ पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ। तो यूपीए में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो था वहाँ पर भी वुमेन रिजर्वेशन बिल को डाला गया था, ये इसका मतलब हुआ। उसके बाद इसको 2008 में टेबल किया गया राज्यसभा में। अब इस बार राज्यसभा में किया गया, लोकसभा में नहीं। राज्यसभा में इसलिए किया गया ताकि दोबारा लैप्स ना हो जाए और राज्यसभा में ये पास भी हो गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गीता मुखर्जी कमेटी, इस कमेटी ने
7 रिकमेंडेशंस दी थी। उन 7 में से जो 5 रिकमेंडेशंस थी उसे भी इस बिल में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद जैसे ही ये राज्यसभा में पास हो गया, इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। फिर स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 17 दिसंबर 2009 को दी। उसके बाद 2010 में यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया, लेकिन इस बिल को कभी भी लोकसभा में कंसीडर नहीं किया गया, मतलब वहाँ पे लाया ही नहीं गया। और इवेंचुअली 2014 में लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया और अब सब जानते हैं वहाँ पे एनडीए की एक बार पुनः सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी हैं वो प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ पे बात यह है कि क्योंकि ये बिल राज्यसभा में पास हो गया था, तो राज्यसभा में जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है या पास होता है तो वो कभी भी लैप्स नहीं हो पाता, यानी ऐसा नहीं है कि वो पड़ा रहेगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए वुमेन रिजर्वेशन बिल जो था वो काफ़ी एक्टिव था इतने सालों में। और अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के तहत ये जो 33% रिजर्वेशन की पूरी जर्नी है ये यहाँ पे ख़त्म होती है और अब यहाँ पे महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगी। लेकिन क्या महिलाओं को ये 33% रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट में और स्टेट असम्बलीज़ में, क्या ये अभी से मिलने लग पड़ेगी? ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ये डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद होगी। डिलिमिटेशन क्या होती है? मैंने इंडियन पॉलिटी के काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ पे मैंने डिलिमिटेशन को भी कवर किया है कि डिलिमिटेशन क्या होती है, कैसे होती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जैसे ही ये डिलिमिटेशन होगी, अब अगली डिलिमिटेशन कब होने वाली है? 2026 में होने वाली है। तो इसलिए 2026 के बाद ये जो रिजर्वेशन है ये अप्लाई होगी, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद ये अप्लाई होगी, ये इस अधिनियम में कहा गया है। तो 2026 के बाद फिर जो चुनाव आएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, वहाँ पे हाई चांसेस हैं कि 33% जो वुमेन रिजर्वेशन है वो मिले। और लोकसभा का ये जो 2024 का चुनाव है, यहाँ पे तो ये रिजर्वेशन नहीं मिलने वाली है, ये फिर आगे चल के 29 में मिलेगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अभी मिल जाएगी, ये बाद में मिलेगी। कारण क्या है? कारण ये है कि ये डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद मिलेगी, जो कि 26 में होने वाला है। बट एट द एंड खुशी की बात ये है कि इतनी बड़ी जो महिलाओं की मांग थी, लड़ाई थी कि महिलाओं को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, वो अभी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अभी बिल पास हो गए हैं और ये रिजर्वेशन जो है ये 110% अब महिलाओं को मिलने वाली है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्यों यहाँ पे महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात ही क्यों हुई? क्या ज़रूरत है हमें रिजर्वेशन की महिलाओं के लिए? इसका कारण है रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अगर हम वुमेन्स के टर्नआउट की बात करें तो 1962 में महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट था, मतलब जितनी महिलाएं वोट देने के लिए आईं, वो 46.6% था, जबकि पुरुषों का 62%। लेकिन वहीं पे अगर हम 2019 में देखें तो महिलाओं का वोटर टर्नआउट क्या था? 67.2%, जबकि पुरुषों का था 67%। तो यहाँ पर महिलाओं का टर्नआउट ज़्यादा था। ये बताता है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारे देश की डेमोक्रेसी में, जब वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़ा त्यौहार कहे जाने वाले चुनाव में। और ये आंकड़े इसको बताते हैं कि 2019 में पुरुषों से भी ज़्यादा जो टर्नआउट था वो महिलाओं का था। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य ये है कि जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं पार्लियामेंट में तो वो कम ही रह जाती हैं। फर्स्ट लोकसभा में महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन थी, जो नंबर था वो 22 था, जो उसका मात्र 4.41% था। यानी टोटल जितने भी थे उनमें से मात्र 4.41% महिलाएं थी। नंबर कितना था? 22। अब बात आती है 2019 के चुनावों की, जो 17th लोकसभा थी। आज के समय जो नंबर है महिलाओं का हमारी लोकसभा में वो 78 है, जो कि लोकसभा का 14.36% बनता है। और ये अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है, मतलब सबसे ज़्यादा महिलाएं 17th लोकसभा में हैं अभी तक की। अब रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत कहाँ है? आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हो कि जिस नंबर को हम अभी तक आज़ादी के 75 साल के बाद तक हाईएस्ट नंबर कह रहे हैं, वहाँ पर भी टोटल जितने मेंबर्स हैं उनका मात्र 14.36% ही महिलाएं हैं, जो कि 33% रिजर्वेशन की जो हम बात करते हैं उसका भी आधा है। तो ये यहाँ पे महिला रिप्रेजेंटेशन की कमी थी, जो पूरा करेगा ये बिल, जिसके माध्यम से महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगी। तो अब यहाँ पे सवाल है कि रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्या है? देखिए, जो लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन होती है, माने कि पार्लियामेंट में जब महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलती है तो वो फंडामेंटल होता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का, राजनीतिक सशक्तिकरण का। इससे क्या होता है? महिलाओं को
इनेबल किया जाता है कि वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करें। जब लॉ मेकिंग प्रोसेस में महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी तो वो जो लॉज बनेंगे वहाँ पर महिलाओं को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो एमपीज़ और एमएलए चुनकर आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट्स और डिस्कशंस को, कुछ रिलीवेंट इशूज़ को रेज करने का गवर्नमेंट के सामने। अगर ऐसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट तो ऑटोक्रेटिक बन जाएगी। यही तो ब्यूटी है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। यहाँ पे ऑपोजिशन जब क्रिटिसाइज़ करता है गवर्नमेंट को तो वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। यही ऑपोजिशन का काम होता है। तो यहाँ पे जब महिलाएं होंगी तो वो भी डिबेट्स और डिस्कशंस में अपनी आवाज़ उठाएंगी, खासकर जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाएंगी। तो पार्लियामेंट में जब महिलाओं से जुड़े मुद्दे गूंजने लगेंगे तो उनके ऊपर काम भी होगा, उनके ऊपर कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। और जो महिलाओं की परिस्थिति जो बद से बदतर है, कई महिलाओं की, मतलब रूरल एरियाज़ में आज भी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको बहुत छोटी उम्र में शादी करा दी जाती है, और भी बतेरी चीज़ें हैं, रेप है, डोमेस्टिक वायलेंस है। उन चीज़ों के जब मुद्दे गूंजेंगे पार्लियामेंट में तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कानून बनेंगे। और ऑलरेडी जो कानून है वो कानून ग्राउंड जीरो में दिखेंगे, वो कानून ग्राउंड जीरो में प्रैक्टिस किए जाएंगे, राइट। इसलिए महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है, लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन, वो बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए। इसके साथ साथ जो वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन है नेशनल पार्लियामेंट में, ये की इंडिकेटर होता है हमारी जेंडर इक्वालिटी का। जब महिलाएं भी नेशनल पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचने लगेंगी, एक्टिव पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लेंगी, तो वो बताता है जेंडर इक्वालिटी कि यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब है कि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। क्योंकि अभी तक जैसे मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो सिर्फ मेल डोमिनेंट है। तो अब जब महिलाओं को भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी तो ये बताएगा कि हमारी जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है ये जेंडर इक्वालिटी के सिद्धांतों पर सिद्ध बैठती है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। अब देखिए, इस प्रकार की बहुत सी स्टडी से पता चला है कि जो वुमेन लेजिस्लेटर होते हैं, यानी कि जो महिलाएं एमएलए या एमपी हैं, वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, खासकर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं कंपैरिजन टू अपने जो मेल काउंटर पार्ट जो एमएलए और एमपी पुरुष हैं। इसके साथ साथ जो वुमेन लेजिस्लेटर होते हैं उनको ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में कि वो कम क्रिमिनल होती हैं। मतलब समझ रहे हो, अब आपने बतेरे गुंडे देखे होंगे, आपने अपने जीवन में कितनी गुंडियाँ देखी हैं, तो इससे पता चलता है कि जो महिलाएं हैं वो कम क्रिमिनल हैं। होती तो होंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि होती ही नहीं है, लेकिन पुरुषों के कंपैरिजन में कम होती हैं। और कम क्रिमिनल होने के साथ साथ महिलाएं पुरुषों के कंपैरिजन में कम करप्ट भी होती हैं, ऐसा कुछ स्टडीज़ में निकल के आया है। इसके साथ साथ महिलाएं काफ़ी एफिकेशियस भी होती हैं और लेस वनरेबल होती हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म क्या होता है कि मान लो हम ए पार्टी में हैं और हमें टिकट नहीं मिला तो हम बी पार्टी में चले जाएंगे। तो ये तो भैया आइडियोलॉजी कहाँ है यहाँ पे। महात्मा गांधी ने कहा था राजनीति सिद्धांतों के बिना अपराध है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज अ सिन। अब एक टिकट तुम्हें एक पार्टी से नहीं मिल रहा है और तुम दूसरी पार्टी में चल जा रहे हो, तो यहाँ पे सिद्धांत कहाँ है, ये तो सिन है महात्मा गांधी की नज़र में। तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। तो जो महिलाएं हैं उनमें कम पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म देखने को मिला है कंपैरिजन टू पुरुष, ऐसे कई स्टडीज़ हमें बताती हैं। तो यहाँ पे जब महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी तो ये इन्फ्लुएंस करेगी हमारी पॉलिसी मेकिंग को भी। अब इसके साथ साथ एक कन्वेंशन आती है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। किसी भी प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के खिलाफ, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक कन्वेंशन आई जो ये कहती है कि पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के खिलाफ उसको एलिमिनेट किया जाना चाहिए, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ये जो कन्वेंशन है इसको इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन भी कहते हैं। इसका जो आर्टिकल 7 है वो ये कहता है कि ये महिलाओं का राइट है कि वो पॉलिटिकल और पब्लिक ऑफिस को होल्ड करें। तो ये जो रिजर्वेशन दी गई है 33%, ये कहीं ना कहीं ये जो कन्वेंशन है, क्योंकि भारत इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है तो हम इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं जब हम महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं। फिर सन 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए थे जिनको हमने 2015 तक अचीव करना था। वहाँ पर भी जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात कही गई थी। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए 2016 में जो हमने 2030 तक पूरे करने हैं। यहाँ पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनमें से जो गोल 5 है, 5वां गोल है, वो ये कहता है टू अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स and ensuring women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision making in political, economic और public life। माने जो 5th गोल है वो ये बताता है कि महिलाओं के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को हम इक्वालिटी दें, उनको एम्पावर बनाएं, सशक्त बनाएं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, और महिलाओं की फुल और इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए लीडरशिप में, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए लीडरशिप में हर लेवल पे, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो या पब्लिक लाइफ में हो। तो कहीं ना कहीं जब हम 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं तो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के गोल 5 को भी हम जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में अभी तक महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतनी कम क्यों है। देखो, इसके पीछे 5-6 मुख्य रीज़न आते हैं। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि बहुत से नेता पाखंडी हैं। बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बड़े बड़े दावे करती हैं, अपने अपने पार्टी के संविधान में लिखती बोलती हैं कि हम एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को देंगे, मगर जब प्रैक्टिस करने की बात आती है तो ऐसी बहुत सी कम महिलाएं होती हैं जिनको टिकट्स मिलते हैं। और जिनको टिकट मिलते हैं वहाँ पर भी डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनके फैमिली के पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं, जिसको हम डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस कहते हैं। जो नॉर्मल रूट से एक्सेसिबिलिटी है वो बड़ी लिमिटेड हो जाती है। तो यही एक कारण है कि जो एंट्री पॉइंट है महिलाओं का एक्टिव पॉलिटिक्स में या पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, वो काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि वैसे तो टिकट ही नहीं मिल रहे हैं, और अगर टिकट मिल भी रहे हैं तो उनका कोई ना कोई फैमिली पॉलिटिकल कनेक्शन है, डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस हैं वो। फिर पॉलिटिकल सर्कल में ये बातें भी चलती हैं, मतलब पॉलिटिशियंस के बीच में ऐसी बातें भी चलती हैं कि जो महिला कैंडिडेट होगी वो बड़े रेयर चांस होते हैं कि वो जीत कर आए कंपेरिजन टू पुरुष। एक पुरुष जो है वो जीत के आ सकता है, महिलाएं जो है वो बड़ा रेयर चांस है कि जीत कर आएँ। ऐसा जो पॉलिटिकल सर्कल है वहाँ पर कई बातें चलती हैं, मगर ऐसा नहीं है। इस देश में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो जीत कर आई हैं और उन्होंने अपना लोहा भी मनवाया है। इसमें सुषमा स्वराज एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं, इंदिरा गांधी एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं, और उत्तर प्रदेश में मायावती एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं, जो महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ी, चुनाव में जीती और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है। तो ये पॉलिटिकल सर्कल में जो बातें चलती हैं वो बहुत ही वाहियात हैं। इसका कोई तर्क नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, मगर उसके बावजूद भी हमारा जो पॉलिटिकल सर्कल है वहाँ पे ऐसी बातें चलती हैं कि जो महिला है वो लेस लाइकली है कि जीत कर आए कंपैरिजन टू जो पुरुष है। यही कारण है कि महिलाओं को कम टिकट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ बात आती है इलेक्शन कैंपेन्स की। भारत में आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कैंपेन जो हैं वो काफ़ी डिमांडिंग होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो जो महिला पॉलिटिशियंस हैं उनकी कमिटमेंट कहीं ना कहीं फैमिली के लिए होती है, अपने बच्चों के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए ऐसे बहुत सी महिला पॉलिटिशियंस होती हैं जो फुल्ली उसमें पार्टिसिपेट पूरी प्रोसेस में नहीं कर पाती हैं। फिर ऐसा भी देखा गया है कि जो वुमेन पॉलिटिशियंस होती हैं उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है। कई बार उनके ऊपर इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स किए जाते हैं जो एक महिला के डिग्निटी को हार्म करते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि एक पॉलिटिशियन है जयप्रदा, तो एक एसपी समाजवादी पार्टी के पॉलिटिशियन है आजम खान। उन्होंने एक बार जयप्रदा जी के बारे में बहुत ही बिलो द बेल्ट बात कही थी, जो नहीं की जानी चाहिए, राइट, बहुत ही गलत बात थी। तो इस प्रकार के इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स किए जाते हैं, उनको अब्यूज़ किया जाता है, उन्हें थ्रेटन किया जाता है अब्यूज़ के लिए। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो महिलाओं का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना और उनका जो चुनाव लड़ना है उसको काफ़ी चैलेंजिंग बना देता है। एक और इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि महिलाएं ज़्यादातर फाइनेंशियली अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग भी एक इशू आता है कि जब चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पे पैसा भी खर्च होगा, तो वो पैसा कहाँ से देंगे, ये भी एक बड़ा इशू है। क्योंकि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को फाइट करना है ये बहुत एक्सपेंसिव है। आप सब जानते हैं कि करोड़ों अरबों का पैसा खर्च होता है। तो यहाँ पर मैसिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है चुनाव लड़ना। आजकल चुनाव लड़ना भी गरीब आदमी की बात नहीं रही है, इसके लिए भी भैया पैसा चाहिए। इसके साथ एक और फिनोमिना आता है इंटरनलाइज पैट्रियार्की। इंटरनलाइज पैट्रियार्की क्या होती है? जहाँ पे महिलाएं अपनी ड्यूटी समझती हैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देना, और जो हाउस होल्ड के पूरे काम हैं उसको देखना, उसे प्रायोरिटी देना, कंपैरिजन टू जो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उसको पूरा करना। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और कंसर्न भी आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे महिलाओं की रिजर्वेशन के साथ साथ मैटर ये भी करता है कि महिलाएं पॉलिटिक्स में एक्टिव भी हैं कि नहीं हैं। अब एक्टिव इन अ सेंस कि ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके एक चैप्टर लोकल गवर्नेंस में स्टीफन एंड सेकरन 2001 की एक स्टडी को पब्लिश किया गया। यहाँ पे कहा गया कि आधे से ज़्यादा जो वुमेन काउंसलर्स होती हैं वो अपने जो मेल रिलेटिव्स हैं, जैसे पति हो गया या बाकी जो रिलेटिव्स हैं, उनके बोलने पे चुनाव लड़ती हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो जो मेल रिलेटिव है उसके हाथ में पॉलिटिकल पावर रह सके, इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है वो उसके हाथ में रह सके। तो जब हम एक महिला को जिता रहे हैं तो हम उससे ऐसा एज्यूम करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट काम करे और महिलाओं के लिए काम करे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के लिए काम करे, सबके लिए काम करे, लेकिन वो एक्चुअल में महिलाएं जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं उन्हें भी देखे, क्योंकि वो खुद महिला है तो वो उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकती है। मगर जब इनडायरेक्ट कंट्रोल पूरा का पूरा एक मेल रिलेटिव के हाथ में चल जाएगा, पति या ससुर या बाप या किसी और के हाथ में चल जाएगा, तो वहाँ पे फिर रिजर्वेशन का मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि रिजर्वेशन तो महिला को दी गई है। तो जो पॉलिटिकल पावर है वो रिश्तेदारों में क्यों बांटी जा रही है? वो उसी तक सीमित रहनी चाहिए, अपने डिस्क्रिशन पे उसको जो सही लगे वो काम करे। मगर दुर्भाग्य यही है कि ज़्यादातर वुमेन काउंसलर्स जो हैं वो तब चुनाव लड़ती हैं जब उनके जो मेल रिलेटिव्स हैं वो उन्हें
फोर्स करते हैं या फिर वो उन्हें मतलब सॉर्ट ऑफ इंसिस्ट करते हैं कि भैया चुनाव लड़िए। और अगर मान लो कुछ महिलाएं अपने पावर्स को एक्सरसाइज करने की कोशिश भी करें तो बाकी ऐसे कई विलेजेस हैं जो कोऑपरेट करने से मना कर देते हैं। जो लोअर लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशंस को विदहेल्ड कर देते हैं, यानी रोक लेते हैं। तो इसकी वजह से ये जो महिला है ये प्रेजुडिस और गॉसिप के सब्जेक्ट बन के रह जाती है और जो एक्चुअल में वो काम करना चाहती है वो नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो शॉविनिज्म की बात होती है ना, पुरुष प्रधान सोच की बात, वो यहाँ पे हमें सामने दिखती है। अब यहाँ पे बात यह है कि चैलेंजेस क्या हैं। अब हमने जब यहाँ पे महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की, हमने देख लिया कि 33% रिजर्वेशन इन्हें मिलेगी। हमने देख लिया कि अभी तक जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम क्यों है। मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की। हमें रिप्रेजेंटेशन की क्यों ज़रूरत है? असल में हमारे देश की महिलाएं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं जिनके सॉल्यूशन के लिए हमें ज़रूरत है महिलाओं की एक्टिव पार्टिसिपेशन की, खासकर पॉलिटिक्स में। हम चाहते हैं कि महिलाएं पार्लियामेंट में पहुंचें। क्यों पहुंचें? ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में इस देश की महिलाएं फेस कर रही हैं और वो उन्हें फेस ना करना पड़े, इसलिए हमें एक्टिव रिप्रेजेंटेशन चाहिए महिलाओं की पॉलिटिक्स में, ताकि पार्लियामेंट में बैठ के वो उन मुद्दों को उठाएं। तो ये कौन सी चीज़ें हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है रेप। देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में हर दिन 90 महिलाओं के बलात्कार होते हैं। जितनी लड़कियों के रेप होते हैं उनमें से जो मैक्सिमम विक्टिम्स होती हैं वो 18 से 30 साल की बच्चियां होती हैं। 100 में से 94 केस जो हैं वहाँ पे जो ऑफेंडर है, यानी जो रेप करेगा, जो रेपिस्ट है, वो विक्टिम का नॉन होता है। नॉन, कोई ना कोई नॉन जो है वो रेप करता है। 100 में से 94, मोर देन 90% केसेस में। फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 28% जो केसेस है वहाँ पे क्रूअल्टी होती है हस्बैंड के द्वारा या उसके किसी रिलेटिव के द्वारा, जैसे भाई बहन हो गया उसका, या फिर जो सास ससुर होते हैं उन सब के द्वारा। हर चौथा रेप विक्टिम जो है महिला, वो माइनर है, यानी छोटी बच्ची है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। अब मैक्सिमम नंबर जो रेप केसेस के होते हैं भारत में, वहाँ पे रेप करने वाला या तो कोई फैमिली मेम्बर होता है, या फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, या फिर बाकी कोई व्यक्ति होगा। यहाँ पे बाकी कोई व्यक्ति में बॉयफ्रेंड वगैरह भी आ जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि शादी का झांसा देके शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे बात है अवेयरनेस की। देखो, अटैचमेंट, लव और लस्ट, इन 3 चीज़ों में फ़र्क होता है। ये मैं अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, और ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी, क्योंकि ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जो अपनी टाइम और एनर्जी इन सारी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। वो टाइम एंड एनर्जी जो तुम अपने करियर के लिए लगा सकते हो, अपनी फिजिकल वेलबींग के लिए लगा सकते हो, अपनी मेंटल वेलबींग के लिए लगा सकते हो। और देखो, लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब करना ये कोई अचीवमेंट तो है नहीं। जैसे एक लाइन आती है ना, कर्मा बाइट्स, तो जो कर्मों की साइकिल है वो वापस तो आती ही आती है, न जाने किस रूप में आ जाए। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है लड़कों को भी और लड़कियों को भी। अटैचमेंट, लव और लस्ट। अटैचमेंट, प्यार और हवस, इन तीनों चीज़ों में फ़र्क होता है। बॉलीवुड वाले तुम्हें बताते हैं कि पहली नज़र में प्यार हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये सब बकवास है। पहली नज़र में प्यार कभी नहीं होता। पहली नज़र में अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद आया है तो आपको क्या हुई है? अटैचमेंट हुई है। अब अटैचमेंट जब हो जाती है फिर बातचीत होने लगती है, और फिर जब गंदी मानसिकता होती है लोगों की, गिद्ध मानसिकता होती है, लीचड़ मानसिकता होती है, तो अटैचमेंट से सीधे लस्ट पे पहुंच जाते हैं। लव को बिल्कुल बाईपास कर दिया जाता है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि देखो, अटैचमेंट और लस्ट ये अलग चीज़ें होती हैं, लव एक अलग चीज़ है। लव जो है वो बहुत ही प्योर चीज़ होती है, काफ़ी स्पिरिचुअल सी चीज़ होती है। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो वहाँ पे एक दूसरे की इच्छाओं को एक दूसरे पर थोपा नहीं जाता है, बल्कि वहाँ पे एक दूसरे को समझा जाता है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग की जाती है। अटैचमेंट और लस्ट में ये चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पे बस कुछ फैंटेसीज होती हैं, कुछ इच्छाएँ होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको किसी के साथ प्रेम होता है तो उस व्यक्ति का जो प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस भर से ही आपका जो मोमेंट है वो इनलाइटन हो जाता है। उसको प्रेम कहते हैं, क्योंकि जो प्रेम है वो कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता है, वो व्यक्तित्व के साथ होता है। जो चीज़ें व्यक्ति के साथ होती हैं उसको अटैचमेंट बोलते हैं, या लस्ट बोलते हैं, या फिर फ्यूचर सिक्योरिटी बोलते हैं। कि कोई लड़का पैसे वाला है तो हमें प्रेम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फ्यूचर सिक्योर है। कोई लड़की बड़ी सुंदर है, या फिर मान लो गवर्नमेंट जॉब में लगी है, या अमीर घर की है, तो प्रेम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर सिक्योरिटी है। लेकिन ये फ्यूचर सिक्योरिटी है। तो अटैचमेंट, लस्ट और फ्यूचर सिक्योरिटी, ये वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति के साथ होती हैं। प्रेम कभी व्यक्ति के साथ नहीं होता, प्रेम व्यक्तित्व के साथ होता है। तो किसी का व्यक्तित्व समझने के लिए समय लेना पड़ता है, समय लो, और इसके साथ साथ थोड़ा मैच्योर बनना पड़ता है, ताकि तुम दूसरे व्यक्ति को ऑब्जर्व कर पाओ कि एक्चुअल में ये व्यक्ति कैसा है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जीवन को देखने का नज़रिया क्या है। तब जब व्यक्तित्व एक दूसरे के समझे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे काम किया जाता है, उसको प्रेम कहते हैं, उसको लव कहते हैं।
यहाँ पर इच्छाओं को थोपा नहीं जाता है, यहाँ पर सेल्फिशनेस नहीं दिखाई जाती है। मगर जहाँ पर भी ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे लव नहीं होता है, वहाँ पे अटैचमेंट होती है और लस्ट होती है। लेकिन अब लोगों के पास अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि तुम्हारे जो प्रेम की डेफिनेशन है वो कहाँ से निकल के आ रही है, फिल्मों और गानों से निकल के आ रही है। तो तुम वहाँ पे उन चीज़ों को देख के फैंटेसीज ले रहे हो और फिर तुम सोच रहे हो कि हम भी ये चीज़ें करेंगे, सोशल मीडिया में दिखावा करेंगे। फिर जब ये चीज़ें करने लगते हैं तब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें तो प्रेम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको फिल्मी प्यार बोलते हैं, फिल्मी लव है ये। एक्चुअल ट्रू लव ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम ध्यान में रखें। कई बार होता है ना कि रिलेशन में आगे फिर वीडियोस वगैरह बनाई जाती हैं, फिर वीडियो कॉल्स में बोला जाता है कि बेबी तुम कपड़े उतारो या जो भी करो। फिर बेबी आगे से मना करती है तो बोलते हैं कि अरे बेबी तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरे पे भरोसा नहीं करती। अबे कौन से भरोसे जो कपड़े उतरवा के आते हैं, ये क्या मतलब तुमने वाहियातपना चलाया हुआ है प्यार के नाम पे। ये कोई प्यार और भरोसे नहीं है जो कपड़े उतार के आते हैं। भरोसा होना होगा तो बिना कपड़े उतारे भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो तुम कपड़े उतार के भी करा लो, नहीं होगा। मगर अब यहाँ पे यंगस्टर्स में अवेयरनेस की कमी है, इसलिए कुछ लड़के जो हैं वो इस प्रकार का यूज़ करते हैं। फिर सोचते हैं कि ये तो अचीवमेंट होगी। वो लड़कियाँ हैं वो इस प्रकार की चीज़ें करती हैं, सोचती हैं कि भाई ये तो प्यार है। असल में ना तो ये प्यार है ना ये अचीवमेंट है, राइट। अब यहाँ पे क्यों कहा जाता है कि ये चीज़ें गलत हैं? ये चीज़ें इसलिए गलत हैं क्योंकि ये जो थॉट्स बन रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, ये उम्र भर तुम्हारे साथ रहेंगे। अभी तो तुम्हें लग रहा है कि ये सब एक्साइटमेंट है, लेकिन 40 साल, 45 साल, 50 साल के बाद रियलाइज़ होने लगता है जब इच्छाएं कंट्रोल नहीं होती। तो उसके बाद हमने जो गलतियाँ की होती हैं उसके लिए हमें रिग्रेट्स होने लगते हैं। मगर वो टाइम होता है, वो समय होता है जब सिर्फ रिग्रेट्स होते हैं। वहाँ पे सिर्फ रिग्रेट किए जा सकते हैं और कुछ नहीं किया जा सकता। तो अगर तुमने अपने जीवन पूरे फुल ऑफ रिग्रेट्स जीनी है तो फिर इस प्रकार की चीज़ें करो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम एक पीसफुल लाइफ जिएँ, कॉन्शियस लाइफ जिएँ, तो इच्छाओं को कंट्रोल करो, इंद्रियों को वश में करो और थोड़ा मैच्योर बनो। फिल्मी दुनिया से बाहर आओ, क्योंकि जो गलत है वो गलत है और गलत ही रहेगा। और फिर ये चीज़ें इवेंचुअली आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसे डिटीरियोरेट करेंगी। तो इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रेप केसेस जो हैं वो फैमिली के द्वारा किए जाते हैं, रिश्तेदारों के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, फिर कोई नेबर्स के द्वारा कर दिए जाते हैं, कोई बॉयफ्रेंड्स वगैरह के द्वारा कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे हम जब रिजर्वेशन देकर महिलाओं को पार्लियामेंट में बिठा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारे देश की महिलाओं को अवेयर करे और इस प्रकार के जो केस हैं इनको कैसे कम किया जाए और जो कानून बने हुए हैं इन चीज़ों के खिलाफ उसको कैसे सख्ती से लागू किया जाए, उसके ऊपर भी पूरा काम करें और इनसे रिलेटेड जो भी रिलेवेंट मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में उठाएं। दूसरा आता है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। देखिए 2017 में भारत में 95,893 केस हुए किडनैपिंग और एब्डक्शन के। अभी जो 95,893 केसेस हुए इसमें 75% फीमेल विक्टिम्स थी, यानी महिलाएं थी। इन 75% में से जो 90% थी उनको तो ज़िंदा रिकवर कर लिया गया, लेकिन जो बाकी बच गई उनको मार दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे जो 75% फीमेल विक्टिम्स हैं इनमें से मैक्सिमम अमाउंट 43.9% जो बच्चियाँ हैं वो 18 साल से कम उम्र की हैं। तो 18 साल से कम उम्र की जो नौजवान बच्चियाँ होती हैं उनको सबसे ज़्यादा किडनैप या एब्डक्ट किया जाता है, फिर उनको ट्रैफिकिंग में डाल दिया जाता है, राइट। उनको या तो प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाएगा या फिर ज़बरदस्ती किसी बुढ़े व्यक्ति के साथ या किसी अधेड़ व्यक्ति के साथ उसकी शादी करवा दी जाएगी पैसे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। और फिर वो जो बच्ची है जिसके पास ना एजुकेशन है ना पर्सपेक्टिव है उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारे देश के लिए। तो किस प्रकार से इसको रोका जाए, ख़त्म किया जाए, जो कानून बने हैं वो सख्ती से लागू किए जाए, ये काम है मुख्यतः उन महिलाओं का जो महिलाओं के रिजर्वेशन लेके पार्लियामेंट में पहुंच रही हैं, क्योंकि तुम्हारा मेन फोकस जो है वो महिलाओं के ऊपर ही होना चाहिए। फिर आता है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड एंड डोमेस्टिक वायलेंस। अब शादी को बोला जाता है कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एक महिला जो है उसको मारा कूटा जाएगा, उसके ऊपर मैरिटल रेप होगा और इस मैरिटल रेप को जब बोला जाएगा कि इसको क्रिमिनलाइज़ किया जाए तो वहाँ पे लोग कहेंगे कि इंस्टीट्यूशन है। लेकिन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एक महिला को रोज़ अपनी आबरू लुटवाने पड़ रही है। मतलब मैं नहीं कह रहा 100% केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में जो हम आगे देखेंगे कि इस प्रकार के केसेस में अपनी इज्जत लुटवाने पड़ रही है, बिना कंसेंट के कुछ चीज़ें करने पड़ रही हैं जो वो नहीं करना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी करने पड़ रही हैं और उसको ये कहा जा रहा है कि तू इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन है। एक इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन है भाई। लेकिन जब भी तुम इस देश में मैरिटल रेप की बात करते हो तो इसको तो कंसीडर ही नहीं किया जाता है, मतलब ये तो कुछ है ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। खैर, जब हम क्रुएल्टी की बात करते हैं तो क्रुएल्टी का मतलब होता है किसी भी पर्सन का एब्यूज़ सेक्सुअली, फिजिकली या मेंटली। तुम उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, तुम उसे फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो, मार कूट रहे हो, या फिर तुम उसे सेक्सुअली टॉर्चर कर रहे हो, मतलब उसका रेप कर रहे हो, या जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारी क्रुएल्टी में आएंगे। भारत में
क्रुएल्टी का एक बहुत बड़ा रीज़न तो होता है डाउरी। एक तो डाउरी भी रीज़न है, खासकर जो रिलेटिव्स हैं हस्बैंड के, उनके द्वारा जो क्रुएल्टी है उसके पीछे मुख्य कारण डाउरी होता है। अब इंडिया में बोला तो जाता है कि दहेज प्रथा ख़त्म है, लेकिन ऐसी कोई ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, आज भी दहेज लिया जाता है। बात सिर्फ ये है कि समाज की नज़र में अच्छा बन जाते हैं लोग। पहले दहेज को दहेज के रूप में लिया जाता था, आज कहते हैं कि भैया हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन लड़की का बाप अगर अपनी खुशी से कुछ देना चाहता है तो वो दे दे। अब लड़की का बाप खुशी से क्या दे रहा है? बेड दे रहा है, अलमीरा दे रहा है, टीवी ट्रॉलियाँ दे रहा है। वो हरामखोरों, अगर तुम्हारे पास अपने बहू को सुलाने के लिए एक बिस्तर तक नहीं है तो 100 जन्म फटे मुँह तुम्हारे। किसी ने बोला तुम्हें शादी करने के लिए? लौंडे को घर के बाहर भेजो, पढ़ाई लिखाई कराओ, नौकरी करवाओ, पैसा कमा के लेकर आए, तब जाके शादी करे। इसमें क्या ऑब्सेशन है? भाई शादी कर लेंगे लेकिन ठूठे हैं नहीं घर पे। तो इसलिए देखो, डॉरी जो है ये बहुत बड़ा रीज़न है क्रुएल्टी का जो महिलाओं के ऊपर होती है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूरल इंडिया में अभी भी 95% मैरिजेज में डॉरी यानी दहेज जो है वो दिया जाता है। तो कैसे बोलते हैं कि दहेज नहीं दिया जाता? देखिए, भारत में दुर्भाग्यवश हर तीसरी महिला जो है उसको सेक्सुअल या फिजिकल वायलेंस सफ़र करने पड़ती है अपने घर में। एक सर्वे के मुताबिक 27% से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो फिजिकल वायलेंस को 15 साल की उम्र से ही एक्सपीरियंस करना शुरू कर देती हैं भारत में। अब ये जो फिजिकल वायलेंस का एक्सपीरियंस है ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज़। एक सर्वे के मुताबिक भारत की 31% मैरिड महिलाएं हैं जिनका उनके पार्टनर्स के द्वारा फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है। फिर आता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस। अब देखिए, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, किसी भी प्रकार का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जो अनडिज़ायरेबल है किसी भी ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। या फिर आसान भाषा में हम कहें किसी भी महिला के रिस्पेक्ट की जो इन्फ्रिंजमेंट है उसको हम सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों के लिए विशाखा गाइडलाइंस लेकर आया था। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस प्रकार के काम करता है तो उसको कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज़म। तो ये जुडिशियल एक्टिविज़म का एक बहुत ही उम्दा उदाहरण है जहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट विशाखा गाइडलाइंस को लेकर आया। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं उस वर्क प्लेस के लिए जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं और वो प्रोन हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे उनके साथ किसी भी प्रकार की सेक्सुअल हरासमेंट हो। अब इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि 95% जो क्राइम होते हैं अगेंस्ट वुमेन वो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। कई बार महिलाओं को हरास किया जाता है, महिलाएं बेचारी चुप रहती हैं, कुछ नहीं बोलती कि ख़ानदान का मजाक बनेगा, है ना, समाज पता नहीं किस रूप में लेगा, कल को शादी होगी नहीं होगी। कई बार लड़कियों का रेप हो जाते हैं, उसके बावजूद भी कई फैमिली चुप रहती हैं, कई लड़कियाँ चुप रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं चुप रहना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन एट द एंड क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक लड़की के दिमाग में क्या चला है क्या नहीं चला है वो हम नहीं बोल सकते। हम तो यही कह सकते हैं कि अगर कोई भी लड़की इस प्रकार की चीज़ों को फेस कर रही है तो उनके खुल के आकर बोलना चाहिए। क्योंकि देखो यार, जो लड़के तुम्हें दबाते हैं या किसी भी प्रकार के मतलब तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये लड़के एक नंबर के फट्टू होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो लड़के हैं इनको ऐसा लगता है कि जो लड़का है वो डोमिनेंट है, लड़की जो है वो ऐसी ही है। तो इनकी नज़र में लड़का जो है वो डोमिनेंट है। तो जब इनकी नज़र में लड़का डोमिनेंट है तो ऐसा नहीं है कि वो खुद ही डोमिनेंट है, मतलब अगर वो डोमिनेंट है तो बाकी लड़के भी डोमिनेंट हैं और जो महिलाएं हैं वो रिसेसिव हैं। तो यहाँ पे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी न किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। पुलिस के पास जाओ, इस प्रकार की कई NGOs हैं उनके पास जाओ और खुल के बोलो। तुम्हारे लिए भैया सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा पीस ऑफ माइंड। तुम जो लाइफ जी रहे हो उसमें अगर तुम इंडिपेंडेंट जी नहीं पाए, पीस ऑफ माइंड ही तुम्हें आ नहीं पाया, अपने जीवन को फुलेस्ट पोटेंशियल पे जी नहीं पाए तो क्या फ़ायदा इस जीवन का। और तुम किसी और के कुकर्मों के लिए अपनी जान देने का तो बिल्कुल मत सोचो। कई ऐसी लड़की होती हैं जिनको हरास किया गया या मान लो कि कोई यूज़ करके चला गया या जो भी चीज़ है, मान लो रेप हो गया, तो वो सुसाइड कर लेती हैं। अब देखो किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ तो वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जब हो गया तो तुम उसको फाइट करो। जो भी कल्परिट है जिसने इस प्रकार के घिनौनी हरकतें करी हैं उनको तुम जेल में पहुंचाओ, बजाय इसके कि तुम इसके आगे डर जाओ, झुक जाओ और फिर तुम अपनी जान दे दो। जान तो बड़ी प्रीशियस है, ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब तुम अपनी जान दे दोगे तो सोचो कि तुम अकेली तो होगी नहीं, क्योंकि ये जो मानसिकता है ना, ये जानवर की मानसिक प्रवृत्ति है। जो महिलाओं को अपनी जूती के नीचे देखना चाहते हैं, ये लोग जानवर हैं, इंसान नहीं है। मतलब जो मानसिक प्रवृत्ति है वो जानवरों जैसी है। तो एक जानवर जो है वो कल को तुम्हें छोड़ के पता नहीं न जाने कितनों की ज़िंदगी ख़राब करेगा। तो बजाय इसके कि इन चीज़ों से तुम डर जाओ या झुक जाओ, फाइट करो इन चीज़ों को। तुम पुलिस में जाओ, तुम NGOs के पास जाओ, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और ये सब छोड़ दो कि समाज क्या बोलेगा, अब माँ बाप क्या बोलेंगे, समझ लो। अब मैं मानता हूँ कि रूरल एरियाज़ की जो लड़कियाँ होती हैं उनको ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो समाज है वहाँ पे मतलब पैट्रियार्की एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिस करती है।
एंड आई नो दैट, तो मैं उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं निगलेक्ट कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं इल्यूजन में जी रहा हूँ, तो मैं इल्यूजन में नहीं जीना चाहता। इसलिए मैं जानता हूँ कि रूरल एरियाज़ की जो बच्चियाँ होती हैं उनको बहुत चीज़ें सोचने पड़ती हैं, मगर एट द एंड व्हाट मैटर्स इज़ पीस ऑफ माइंड, है ना। एक लाइफ मिली है, उसको अच्छे से जीना ज़रूरी है। इसलिए अगर मान लो भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर फिर भी होता है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हें कोई छेड़ रहा है या डरा रहा है तो प्लीज़ पुलिस के पास जाओ, प्रशासन के पास जाओ, जो भी रिलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, NGOs हैं, उनके पास जाओ, अपनी आवाज़ उठाओ और ये जो काया व्यक्ति है इसको जेल में भेजो। अब देखो, यहाँ पे हमने बात करी शोविनिज्म की, यहाँ पे हमने बात करी पुरुष प्रधान सोच की या पैट्रियार्की की। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब हम शोविनिज्म की बात करते हैं या पैट्रियार्की की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुरुषों में ही है, ये महिलाओं में भी है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हें एक ये स्टडी लेकर आया हूँ। गवर्नमेंट की एक सर्वे हुआ जिसमें कहा गया कि मान लो एक पत्नी अपने पति की डिसरिस्पेक्ट कर दे, या उसके जो इन लॉज हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दे, या वो बच्चों या जो फैमिली है उसको निगलेक्ट करे, मतलब कि समझ रहे हो कि मैं अपना घूमना फिरना चाहती हूँ या मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, या फिर वो अपने पति को बताए बिना घर के बाहर चली जाए, या फिर वो उसको सेक्स करने से मना करे, या फिर वो उसके लिए खाना बनाने से मना कर दे, तो उस केस में अगर पति पत्नी को कूटता है, मारता कूटता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो क्या ये जायज़ है? ये गवर्नमेंट सर्वे में पूछा गया। अब जवाब ढंग से सुनना। जवाब ये था कि 38% लोगों ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल ये जायज़ है। और यहाँ पे महिलाओं का रेट देख लो, 40% है, माने 40% महिलाएं कहती हैं कि ये जायज़ है। तो इसलिए जब हम पैट्रियार्की की बात करते हैं, जब हम शोविनिज्म की बात करते हैं, तो वो शोविनिज्म और पैट्रियार्की ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ही है, वो महिलाओं में भी है। तो ये जो पैट्रियार्की या शोविनिज्म है ना, पुरुष प्रधान सोच, ये एक सोच है, ये एक मानसिकता है। जैसे जो रेप है, रेप एक मानसिकता है। कई लोग कहते हैं कि जो लड़कियां कम कपड़े पहनती हैं उनका रेप हो जाता है। अरे भाई, ये क्या लॉजिक बना? टांगे देख के कोई व्यक्ति कैसे बोल सकते हैं कि हम रेप कर देंगे? ये क्या लॉजिक बना? क्योंकि रेप जो है वो तो एक मानसिकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो टांगे दिखा रही हैं तो लड़कियां दोनों के रेप हो रहे हैं। कई ऐसी लड़कियां 3-3, 6-6 साल की लड़कियों के रेप हो रहे हैं, उनके कौन से टांगे दिख गई तुम्हें? इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। रेप जो है वो एक मानसिकता है, और जिस इंसान की गंदी मानसिकता है वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लड़की ने कम कपड़े पहने के पूरे कपड़े पहने। तो इसलिए इस प्रकार के जस्टिफिकेशन देना बंद कर दे समाज कि लड़कियाँ अगर कम कपड़े पहनेंगे तो रेप हो जाएंगे। नहीं, रेप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो बलात्कारी है, जो रेप कर रहा है, उसकी मानसिकता गंदी है, उसके दिमाग में गंद भरा हुआ है। अब अगर हम कुछ और आंकड़ों को देखें तो हर घंटे में भारत में 2 महिलाओं को सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है। हर 6 घंटे में एक जो यंग नौजवान मैरिड शादीशुदा महिला है उसको पीट पीट के मार दिया जा रहा है, या उसको जला दिया जा रहा है, या फिर उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि वो सुसाइड कर ले रही है। इसको कहते हैं अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड जो है, इसको मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, जहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव बताया है कि पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ की जब हम बात करते हैं वहाँ पे अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के खिलाफ क्या लॉ हैं, IPC क्या बोलती है, CRPC क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स इसके बारे में क्या क्या कहती हैं। तो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को मैंने बहुत ही अच्छे से कवर किया है, आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, आपको बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ज़रूर देखिएगा। तो ये कुछ आंकड़े हैं। तो इसलिए जब हम महिलाओं की रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो महिलाएं पार्लियामेंट में बैठेंगी वो इन मुद्दों को प्रखरता से उठाए, और ना सिर्फ मुद्दे उठाए बल्कि इन चीज़ों को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी काम करें। तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए हमें वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं इनके खिलाफ़ कड़े कानून बने और वो कानून इम्प्लीमेंट किए जाएँ। तो ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और GK करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी जिन वीडियोज़ के बारे में मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है उन सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।